कंसेप्ट टॉक सीरीज की इस कड़ी में मैं एक अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट और जीएस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेकर आया हूं। और कंसेप्ट है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, या उसमें उसी से संबंधित अन्य संकल्पनाएं हैं, जीबीए, जीएनपी, एनएनपी। तो ये सब क्या है, इनमें क्या अंतर है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये संकल्पना जानना प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही इस पर आए हैं, और लगभग हर एक साल एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पीसीएस या आईएएस किसी में एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। इसके अलावा मेंस में भी अगर ये कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। और आम बोलचाल में भी तमाम चीज़ें बार बार आती हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट इतना, जीडीपी उतना। तो अगर आपको जीडीपी नहीं पता है तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, क्या राष्ट्रीय आय जीडीपी है, इन सब को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से देख रहे हैं रेगुलर तो पूरा देखिए, लगातार देखते रहिए, और कमेंट करिए कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर सकते हैं, किस टॉपिक पर कंसेप्ट ऑफ बन सकता है। और इसके अलावा लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। जीडीपी का जो अर्थ होता है वो एक लाइन में यहाँ पर लिखा है। इस लाइन को आप लोग रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए, इसमें जो कंसेप्ट आए हैं उसको समझ लीजिए। इसको एकदम आपकी जुबान पर होना चाहिए, चाहे समझ कर रखिए चाहे रट कर रखिए। एक देश की सीमा के अंदर, देखिए ये एक पूरा एक देश की सीमा, एक देश की सीमा के अंदर, जैसे भारत एक देश है, उसकी एक पूरी सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, जैसे भारत में वित्तीय वर्ष कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि मीडिएटरी नहीं, अंतिम वस्तु और सेवाओं, ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, वस्तु के मतलब नहीं, मौद्रिक, उसका कितना, मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी होता है। 4 कंसेप्ट एकदम ध्यान रखिए। एक देश की सीमा, एक वित्तीय वर्ष, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। ये अंतिम और मध्यवर्ती क्या है, इसको समझ लीजिए। अंतिम वह वस्तु जो मूल्य वर्धन के अगले चरण में प्रवेश नहीं करती, ठीक है, मूल्य वर्धन के अगले चरण में प्रवेश नहीं करती और उपभोक्ता द्वारा इसका सीधा उपभोग किया जाता है, ठीक है, वह क्या है, अंतिम वस्तु कहलाती है। और जिसका मध्यवर्ती वस्तु वो है जिसका अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक आम के उदाहरण से बताता हूँ इस चीज को समझने के लिए। आप मार्केट गए, आम खरीद कर लाए, आपने खा लिया, ये है आप आम, यहाँ पर हो गई अंतिम वस्तु, ठीक है। आप मार्केट गए, आम ले, आपने आम को कंज्यूम कर लिया, ये है आपकी अंतिम वस्तु, आम, ठीक है। लेकिन वही आम अगर कोई जूस वाले ने खरीद लिया और उसके बाद उसने मैंगो शेक बनाया, तो मैंगो शेक आपने पिया, तो आम क्या हो गया, मीडिएटरी वस्तु हो गई। कहने का अर्थ यह है कि कोई एक वस्तु मीडिएटरी या अंतिम नहीं होती है, बल्कि उस वस्तु में आगे क्या जीव मतलब मूल्य वर्धन होता है, उसी के आधार पर अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का निर्धारण होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे हैं जिसमें वैल्यू एड की जाती है आगे, ठीक है, जिसको अंतिम वस्तु बनाया जाता है और जिसको उपभोक्ता में बेचा जाता है। लेकिन अंतिम वस्तु वो है जिसे उपभोक्ता खरीद लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। आप दूसरा उदाहरण समझिए। आप गए और आप गए मार्केट गए, आपने बहुत सारे कपड़े खरीद लाए और उसको पहन लिए, तो कपड़े यहाँ अंतिम वस्तु हो गई, ठीक है। लेकिन कोई जो है टेलर है, वो गया कपड़े खरीदा, उसके बाद वो शर्ट बनाया और उसके बाद वो शर्ट बेच रहा है, तो यहाँ फिर वो कपड़ा क्या हो गया, आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया, ठीक है। तो इस तरह कोई भी वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, उससे मूल्य वर्धन होता है कि नहीं होता, इसी आधार पर इसका निर्धारण होता है, ठीक है। ये हो गया अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु। फिर देश की सीमा, देश की सीमा का मतलब क्या है, देश की सीमा यानी जो देश की अपनी सीमा है 32 लाख, लगभग 32,04,000 32,04,000 स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर जो है वो तो है ही है। इसके साथ साथ जो दूतावास अन्य देशों में होते हैं, भारत का दूतावास जो अमेरिका में है या जो ब्रिटेन में है, किसी भी देश में दूतावास है, वो भी इसमें जोड़ता है। जो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो भी इसमें जुड़ता है, EEZ, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, जो आपका उसमें उत्पादन वस्तुएं होती हैं, वो भी इसमें जुड़ता है। यानी कि समुद्र के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, आप 12 नॉटिकल के बाद जो 200 नॉटिकल 300 नॉटिकल तक 300 नॉटिकल तक होता है, तो उस नॉटिकल मील तक होता है, उसको इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। उसमें भी जो वस्तुएं उत्पादित होती है वो भी देश की वस्तु है।
फिर देश का अगर कोई जहाज विदेश में काम कर रहा है, विदेश में जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इसी में आ जाएगा। यानी कि जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया सेवाएं तो ब्रिटेन में जाकर दे रही हैं, यानी यहाँ से उड़ती हैं ब्रिटेन जाती हैं, लेकिन उनका भी जो उत्पादन है तो घरेलू उत्पाद में आ जाएगा। ठीक है, तो जो देश की सीमा है उसका अर्थ केवल देश की सीमा नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें उसमें जुड़ी हैं, और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आईएएस में भी आया है, पीएचएस में भी आया है, इसलिए इसको समझ लेंगे। ठीक है, कि जो है इस देश की सीमा में केवल देश सीमा नहीं आती, बल्कि दूतावास भी आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है, देश के हवाई जहाज भी आते हैं, देश के पानी वाले जहाज भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं। अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो क्या है, वो एक क्षेत्रीय अवधारणा है, यानी कि उस क्षेत्र में कौन उत्पादन कर रहा है इससे मतलब नहीं है। वो सरकार भी उत्पादन कर सकती है, निजी क्षेत्र भी उत्पादन कर सकते हैं, कोई विदेशी उत्पादन कर सकता है। यानी जीडीपी में ये नहीं देखा जाता है कि विदेशी उत्पादन कर रहा है देश के अंदर, तो देश की सीमा है, देश की सीमा के अंदर चाहे विदेशी उत्पादन करे, चाहे देश सरकार उत्पादन करे, या फिर जो है आपका निजी क्षेत्र उत्पादन करे, सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि देश की सीमा का क्या अर्थ है, इससे क्वेश्चन आया है। अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, इससे क्वेश्चन आया है। और वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है, तो इसको भी आप जान लीजिए। अब जीडीपी गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी गणना करता है, तिमाही और वार्षिक दोनों आधार पर करता है। ठीक है, जीडीपी गणना दोनों आधार पर होती है, तिमाही और वार्षिक। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। जो जीडीपी की परिभाषा थी उसमें जो वर्ड्स थे सारे समझ में आ गए। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में संपूरे अंतिम जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। तो मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, देश की सीमा का अर्थ क्या होता है, वित्तीय वर्ष क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब जीडीपी की गणना कौन कौन क्षेत्रों में की जाती है, आप जानते ही हैं अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आ जाता है और खनन आ जाता है, ये आ गया आपके प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये 2 हो गए, 1 और 2, ये 2 हो गए, यानी कुल टोटल 8 जो है कंपोनेंट हैं जीडीपी के अपने देश में। प्राथमिक क्षेत्र से 2 हो गए, कृषि और खनन और उत्खनन, ये 2 चीजें हो गई कहाँ से, प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र से विनिर्माण, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, अन्य प्रतियोगी वस्तुएं और निर्माण, यहाँ ये 3 चीजें हो गई, विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, अन्य प्रतियोगी वस्तुएं। ठीक है, इनके 3 हो गए, द्वितीय क्षेत्र से 3 हो गया। तृतीय क्षेत्र से व्यापार, होटल, संचार, प्रसारण संबंधित सेवाएं, ठीक है, बीमा, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं, ठीक है, ये 2 हो गई। और तीसरी जो है लोक सेवा और रक्षा संबंधित सेवाएं। ठीक है, ये 3, यानी 2 आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, 3 द्वितीय क्षेत्र से और 3 आप अंतिम क्षेत्र, अरे वो तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधित सेवाएं आती हैं, बीमा, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं आती हैं। ठीक है, और ये जो है प्रशासन और रक्षा संबंधित सेवाएं भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया गणना, किस 8 कंपोनेंट है जीडीपी के, 8 की गणना की जाती है जीडीपी के अंतर्गत। अब देखिए कंसेप्ट में आते हैं कि नाम मात्र जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, बस थोड़ा सा अंतर है। नाम मात्र जीडीपी का अर्थ यह है कि जो जिस वर्ष वो उत्पादन हो रहा है उस वर्ष क्या कीमतें हैं, उसको उसकी कीमत के आधार पर मौद्रिक मूल्य निकाल लिया जाता है, उसको नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस साल भारत में कुल 10 टन आम का उत्पादन हुआ, और आम का कीमत जो है 50 रुपए किलो रही या 100 रुपए किलो रही, वर्तमान में रही, तो 100 रुपए किलो मान लीजिए रही, और उसके आधार पर जो मौद्रिक मूल्य निकलेगा वो जीडीपी। लेकिन वास्तविक जीडीपी क्या है, चालू के उत्पादन की गणना आधार वर्ष, ये महत्वपूर्ण है। देखिए एक आधार वर्ष बनाया जाता है, जैसे वर्तमान में आधार वर्ष 11 और 12 है, 2011 और 12 आधार वर्ष। तो जो वर्तमान में आज जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है 2024 में, उसके कीमत की गणना 2011-12 से की जाएगी। ठीक है, तो 2011-12 से की जाएगी, कैसी गणना की जाएगी, इस जो है आधार वर्ष से की जाएगी। ठीक है, तो जैसे आज उत्पादन हुआ 10 टन आम का, तो क्या होगा, उसकी गणना कैसे की है, 2011-12 में उसकी क्या कीमत रही है, जैसे 2011-12 में उसकी कीमत हो सकता है 30 रुपए किलो रही, तो 30 रुपए किलो के आधार पर निकलेगा। तो जो आज निकलेगा, जो वास्तविक जीडीपी निकलेगी, वह वो आधार वर्ष की कीमत के आज के उत्पादन के जो है मूल्य निकाल कर निकलेगी। और जो नाम मात्र जीडीपी है वो वर्तमान में भी जो कीमत है उसके आधार पर निकलेगी। यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है वो नाम मात्र जीडीपी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन होता है और इसमें इन्फ्लेशन हटा दिया जाता है, कुल मतलब यही है। सकल वर्धित मूल्य जीवीए क्या होता है, जीवीए जो अंतिम वस्तुओं की खपत का मूल्य है उसको घटाकर केवल जो
जो मध्यवर्ती वस्तुओं की खपत का मूल्य है उसे घटाकर केवल अंतिम वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो अंतिम वस्तुएं हैं उनका क्या मूल्य है, उसका मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य से घटा दिया जाता है, तो जो आता है वही क्या है, जीबीए है। जीबीए का अर्थ क्यों इतना है, जीबीए इसलिए जीडीपी से अलग है कि जीडीपी में सारी कीमतें आ जाती हैं, केवल अंतिम कीमतें पता चलती हैं, ये नहीं पता चलता कितना संवर्धन हुआ है। जीबीए कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि ये पता चले उस वर्ष कितना ज्यादा मूल्य वर्धन हुआ है। जीडीपी में तो केवल अंतिम वस्तुएं पता चलेगी, यहाँ नीचे दिखा भी हो। जीबीए में अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर क्या मूल्य वर्धन हुआ ये पता चलता है, लेकिन जीडीपी ये एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य का पता चलता है। ठीक है, तो जीडीपी फैक्टर कास्ट में हो, फैक्टर कास्ट मार्केट कास्ट मतलब वही फैक्टर कास्ट का क्या मार्केट में भी आगे बताएं, फैक्टर कास्ट मार्केट अभी इसमें समझ लीजिए। फैक्टर कास्ट जो जीडीपी होता है उससे उसमें क्या होता है कि अंतिम वस्तुएं क्या है वो समझ में आती है, लेकिन जीवीएम क्या समझ में आता है, अंतिम वस्तुओं से मध्यवर्ती वस्तुएं की कीमतें घटा दी जाती हैं, यानी कि मूल्य वर्धन कितना हुआ केवल ये समझ में आता है, यानी उस साल कितना ऐड ऑन हुआ, उस साल कितना चीजों को उत्पादन हुआ, विनिर्माण हुआ, वो समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग किया जाता है। अगर फैक्टर कास्ट मार्केट कास्ट क्या है इसको समझ लीजिए। फैक्टर कास्ट मार्केट कास्ट का अर्थ ये है कि जब जीडीपी की गणना की जाती है और उसमें लागत केवल कर दी जाती है, उसमें ना तो टैक्स जोड़ा जाता है और ना ही सब्सिडी जोड़ी जाती है, तो उससे कहा जाता है फैक्टर कास्ट। लेकिन जब जीडीपी के में जोड़ दिया जाता है, सब्सिडी जोड़ दी जाती है और अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी घटा दी जाती है, तो उसको कहा जाता है मार्केट, ये जीडीपी एमसी यानी कि मार्केट कास्ट। ठीक है, तो जीडीपी मार्केट कास्ट अलग है, जीडीपी फैक्टर कास्ट अलग है, यानी कि क्या लागत, इस तरह समझिए जो फैक्ट्री में जितना बन गया, जो लागत उसकी आई, वो जीडीपी फैक्टर कास्ट होगा। लेकिन जब जब फैक्ट्री से बाहर निकलकर उसको बेचा जाएगा, ठीक है, जो उसमें टैक्स लगेगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा मूल्य तो वो जो मूल्य बढ़ेगा वो मार्केट कास्ट में जाएगा। ठीक है, फैक्टर कास्ट इतना ही है जितना सरकार का कोई टैक्स ना लगे तो वो फैक्टर कास्ट है, जब टैक्स लग जाता है तो वो जो है वो मार्केट कास्ट। लेकिन सरकार को सब्सिडी भी देती है, इसलिए जितना सब्सिडी देती है उसको मूल्य में मूल्य में घटाया जाता है, जो टैक्स लेती है सरकार उसको जोड़ा जाता है ताकि ये जीडीपी मार्केट कास्ट पर निकला। ठीक है, अब देखिए जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी यह बताता है देश के लोगों के, देखिए जीडीपी और जीएनपी में अंतर यही है कि जीडीपी ये बताता है कि देश की सीमा के अंदर कितना उत्पादन हुआ, जीएनपी ये बताता है कि देश के लोगों द्वारा कितना उत्पादन हुआ। देश की सीमा के अंदर तो विदेशी भी आ सकते हैं, विदेशी उत्पादन करते हैं, तो उनका इसमें नहीं जुड़ता। किसी देश में नागरिक द्वारा किया गया अंतिम जो उत्पादन का अंतिम उत्पादन है उसी का मूल्य क्या होता है, जीएनपी होता है। ठीक है, यहाँ देखिए जीडीपी प्लस विदेशियों की भारत में आय माइनस भारतीयों की विदेश में आय। ठीक है, इसी को कहता है विदेश में कुल आय, विदेश से कुल आय, यानी कि भारत, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं। ठीक है, और वो जो है विदेश की हैं, तो उनका जो जब जीएनपी निकाला जाएगा तो उनका उत्पादन नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे भारत में बहुत सारी कंपनी, जैसे मान लिया आपका आईफोन की कंपनी है, ठीक है, सैमसंग कंपनी है, ठीक है, हुंडई कंपनी है, ये सारी कंपनियां हैं देश में हैं, लेकिन इनका उत्पादन जब जीएनपी निकालेंगे तो भारत में नहीं निकालेंगे। ठीक है, अमेजॉन है, ये सब विदेशी कंपनियां। इससे तो कुछ भारतीय कंपनियां हैं, जैसे टाटा है, विदेश में काम करती है। ठीक है, तो उसका जब हम निकालेंगे तो टाटा का अपने जीएनपी जब निकालेंगे तो अपने निकालेंगे, चाहे जिस देश में काम करेंगे। देश के लोगों द्वारा विभिन्न देशों में कितना उत्पादन किया गया है उसको हम जीएनपी में लेते हैं, और अपने देश में जो विदेशियों द्वारा उत्पादन किया जाता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब नेट एनएनपी क्या है, देखिए जीडीपी नेट का जो कंसेप्ट है, नेट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब टोटल मिला लिया जाता है, नेट का मतलब होता है मूल्यह्रास को घटा देना। तो एनडीपी का मतलब जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, और एनएनपी का मतलब जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, जब मूल्यह्रास घटा दिया जाएगा, नेट का जो कंसेप्ट होता है, नेट यानी कि ग्रास और नेट, उसका उसमें जो अंतर होता है वो केवल मूल्यह्रास का होता है। जब मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो वो ग्रॉस में चला जाएगा, जब मूल्यह्रास घटा देंगे तो वो नेट में चला जाएगा। ठीक है, अगर देखा कहा जाए तो ग्रॉस इक्वल टू जो है ये मूल्य जीडीपी पर जितना उत्पादन हो रहा है प्लस मूल्य, और नेट का मतलब होता है मूल्यह्रास को जीडीपी से, अरे सकल जितना आता है सकल घरेलू उत्पाद उससे मूल्यह्रास घटा देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर पूरे कंसेप्ट को मैंने एक जगह रख दिया,
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी अंतिम वस्तुएं जो देश की सीमा के अंदर उत्पादित हो रही हैं, ठीक है, उसका विदेशियों से कुल आय जितनी है, देखिए NFIA जितना भी आय है विदेशियों से उसको, यानी कि विदेशी जो भारत में काम करते हैं उनकी आय और जो विदेशी भारतीय विदेश में काम करते हैं उनकी आय घटाकर जो आता है उसको मिला देते हैं तो ये होता है GNP। और GNP से अगर मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है तो हो जाता है NNP। और NNP से अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यानी माइनस क्या कर दिया जाता है, जितना अप्रत्यक्ष कर हुआ है और उसका सब्सिडी जितनी हुई है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आइए गलत कुछ लिखा है, अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी नहीं होगा, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी होगा, ठीक है। जितना प्रत्यक्ष कर होगा उतना हटा दिया जाएगा। यहाँ प्लस होगा, यहाँ हमारे गलत चिन्ह लग गया, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो NNP इतना जो है कर देंगे। हाँ नहीं सही लिखा था, सही लिखा था, इससे घटाना है NNP, नहीं सही लिखा था। देखिए जो NNP है, NNP से अब अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फैक्टर कास्ट, और यही होती है राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो NNP फैक्टर कास्ट जो होती है वो होती है देश की राष्ट्रीय आय। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि GDP, GNP, NNP फैक्टर कास्ट, NNP फैक्टर कास्ट जो होता है वो होती है राष्ट्रीय आय, ठीक है। और हम ज़्यादातर गणना में उपयोग करते हैं GDP का, ठीक है। तो ये बहुत ही संक्षेप में हमने आपको बताया और इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और ये GVA को बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये GVA अभी कुछ दिनों से इसका बहुत महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कुछ दिनों से इस गणना में इसका ज़्यादा तवज्जो इसको दी जाने लगी है, ठीक है। तो GVA क्या दिखाता है, संवर्धन दिखाता है, GDP क्या दिखाता है, क्षेत्र देश के अंदर उत्पादन दिखाता है, GNP क्या दिखाता है, भारतीयों द्वारा यानी कि देश के लोगों द्वारा उत्पादन दिखाता है, NNP क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। ये चारों चीज़ समझ लीजिए। GDP क्या है, जो देश के अंदर उत्पादन, GNP के GVA क्या है, जिस केवल मूल्यवर्धन जितना होता है, GNP क्या है, देश के लोगों का उत्पादन, NNP क्या है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। ये तो चारों चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझ में एकदम आपको आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।